जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह में क्या फर्क है? इस सवाल के कई जवाब हो सकते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण और रोचक जवाब यह है कि नेहरू, इंदिरा और वाजपेयी राजनेता थे, इसलिए प्रधानमंत्री बने, और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, इसलिए राजनेता कहलाए। यह फर्क महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछली आधी सदी की हमारी राजनीति में पेशेवर राजनेताओं के चलते एक ऐसा बुनियादी अंतर आ गया है जिससे राजनीति और राजनेता दोनों बदनाम हो गए हैं। यह भी कहा जाने लगा है कि राजनीति किसी निजी स्वार्थों की पूर्ति का माध्यम बनकर रह गए हैं और राजनेता सत्ता के दलाल कहे समझे जाने लगे हैं। आज के हमारे राजनेताओं की छवि निश्चित रूप से वह नहीं है जो नेतृत्व देने वाले की होनी चाहिए। इसलिए जब कोई गैर राजनेता प्रधानमंत्री बनता है तो आम आदमी उम्मीद करने लगता है कि शायद अब कोई अच्छा बदलाव आए। इसलिए इसे देश की मौजूदा राजनीति का एक सुखद सच माना जा रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों प्रवृत्ति और पेशे से राजनेता नहीं हैं, बल्कि वे राजनीति में हैं, इसलिए राजनेता कहलाते हैं। ऐसा नहीं है कि राजनीति की मजबूरियों से दोनों पूरी तरह उबरे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद देश का आम नागरिक इनसे कहीं अधिक उम्मीदें लगाए हुए हैं। अपने समय में जवाहरलाल नेहरू ने एक कोशिश की थी। उन्होंने ऐसे लोगों को राजनीति में न सही कम से कम मंत्रिमंडल में लाने की कोशिश की थी जो पेशेवर राजनीति से दूर थे और जिन्होंने अपनी योग्यता अपने अपने क्षेत्रों में साबित की थी, लेकिन राजनीति के दबावों और मजबूरियों के चलते उनकी यह कोशिश बहुत सीमित सफलता ही पा सकी थी। आज भी इस तरह की इक्का दुक्का कोशिशें नजर आ जाती हैं, लेकिन ऐसी कोशिश का यह सच भी छिपा नहीं रहता कि ऐसा करके हमारी राजनीति के कर्णधार सच में ऐसे विशेषज्ञों को आगे बढ़ाने के इच्छुक नहीं होते, बल्कि उनकी इस कोशिश का मकसद अपनी लगातार घटती विश्वसनीयता को थोड़ा बहुत बचाने का प्रयास करना होता है। पर यह त्रासदी ही है कि सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, आज पूरी दुनिया में राजनीतिक अराजक तत्वों की आरामगाह ही बनी हुई है। हमारे देश में तो धनबल और बाहुबल राजनीतिक सफलता का पर्याय बनता जा रहा है। यही वजह है कि जनता में आज के राजनेताओं का खौफ भले ही हो, उनके प्रति सम्मान की भावना लोगों के दिलों में नहीं दिखती। राजनीति लगातार सिद्धांतहीन और मर्यादाहीन बनती जा रही है। राजनेता सत्ता पाने और सत्ता भोगने में लिप्त होते जा रहे हैं। यह तथ्य अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है कि जनता का विश्वास नेताओं में लगातार कम होता जा रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दुनिया के 8 देशों में हाल में एक सर्वेक्षण कराया था। सर्वेक्षण का एक नतीजा यह सामने आया है कि लोग आज के नेताओं से ज्यादा उम्मीदें नहीं रखते। जनता यह मानकर चल रही है कि नेता सिर्फ नाकाबिल ही नहीं हैं, बल्कि जो काबिलियत उनमें है उसका उपयोग भी वे अपने और अपनों के स्वार्थों की पूर्ति के लिए करते हैं। बेशक इसके अपवाद हो सकते हैं, लेकिन अपवाद ही तो इस बात की तस्दीक भी करते हैं। कहने को कहा जा सकता है कि एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाना तब की बीजेपी गवर्नमेंट की पॉलिटिकल रणनीति का एक हिस्सा थी। इसी तरह मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री पद के लिए चुनना सोनिया गांधी की राजनीतिक विवशता थी, लेकिन इससे इस तथ्य की महत्ता कम नहीं हो गई कि आज देश में इन दोनों की विश्वसनीयता तमाम दूसरे लीडरों से कहीं ज्यादा है। चूंकि व्यवस्थागत विशेषता बन चुके भ्रष्टाचार और राजनीति के अपराधीकरण ने न सिर्फ राजनेताओं की साख को कम किया है, बल्कि समूची राजनीतिक संरचना और राजनीतिक प्रक्रिया को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इसीलिए कोई एक अब्दुल कलाम घोर घटाटोप में आशा की नई किरण सा लगता है। गत दिनों पूर्व राष्ट्रपति कलाम ने पुणे में एक स्कूल के विद्यार्थियों से पूछा था कि वे बड़े होकर राजनेता बनना चाहते हैं या साइंटिस्ट। 90% छात्रों ने साइंटिस्ट बनने की इच्छा प्रकट की थी। बाकी जो 10% बच्चे थे
उनमें से लगभग आधे तय नहीं कर पाए थे कि वे क्या बनना चाहते हैं। पुणे के स्कूली बच्चों की अभिलाषा हमारा सामना उस सच से कराती है जो असल में जनतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरे की घंटी होनी चाहिए। एक लोकतांत्रिक मुल्क में राजनीति को लेकर आम आदमी की अरुचि और राजनीतिक नेतृत्व के प्रति उसकी अश्रद्धा व अविश्वास का भाव कोई सुखद स्थिति नहीं है। यह एक भयावह स्थिति है और यह अधिक भयावह तब बन जाती है जब इस अश्रद्धा, अविश्वास और अरुचि के चलते राजनीति का मैदान कथित शैतानों के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। दुर्भाग्य से हमारे देश में यही हो रहा है। इसी का नतीजा है कि आज संसद समेत देश की विधानसभाओं में आपराधिक छवि वाले ही नहीं, आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोग भी निर्वाचित होकर आते हैं। वही हमारे नेता भी कहलाते हैं। उनका होना ही हमारी त्रासदी नहीं है। हमारी त्रासदी यह भी है कि हमने उन्हें और भ्रष्ट व्यवस्था दोनों को स्वीकार कर लिया है। राजनीति का अपराधीकरण ही राजनीति का अवमूल्यन नहीं है। राजनीति में अपराध, अयोग्यता और अवसरवादिता की स्वीकृति इस अवमूल्यन को कहीं अधिक गहरे तरीके से परिभाषित करती है। राजनीति के अवमूल्यन के इस भयानक ट्रेंड को रोकने का एक ही तरीका है, अवमूल्यन की जड़ पर प्रहार किया जाए। पेशेवर राजनेताओं की बजाय योग्य और समर्थ लोगों को राजनीति में लाया जाए। जाहिर है, यह काम राजनीतिक दल नहीं करेंगे। उनके तात्कालिक राजनीतिक स्वार्थी इस काम में आड़े आते हैं। इसलिए वे जब गैर राजनीतिक व्यक्तियों को अपनाते भी हैं, तो उनकी निगाह किसी गोविंदा या किसी धर्मेंद्र तक पहुंचकर रुक जाती है। उनकी प्राथमिकता चुनाव जीतकर सत्ता का उपयोग करना नहीं। यही हमारी राजनीति के पहचान और सीमा बन चुकी है। अगर इससे उबरना है तो राजनीति को एक स्वच्छ चेहरा देना होगा। अभी तक मतदाताओं की उदासीनता ने ऐसे बदलावों की संभावना के रास्ते में रुकावट डाली है। पर अगर हम चाहते हैं कि राजनीति में अच्छे लोग आएं, तो उन्हें लाने की जिम्मेदारी आम नागरिक की है। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? हर मतदाता को मतदान करके अच्छे व्यक्तियों को राजनीति में लाना होगा। संकलन पारस जैन। आपका अपना उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार पत्रकार रमेश कुमार जैन उर्फ निर्भीक। चुनाव चिन्ह कैमरा। 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 कैमरा।